हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी 72वीं बीपीएससी की क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे। और आज की सेशन को देखने के बाद आप यकीन मानिए, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे कि आप इस बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि 72वीं बीपीएससी को, है ना, कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे हम 72वीं बीपीएससी को टारगेट करें। ठीक है, 72nd बीपीएससी को, ठीक है ना, कैसे टारगेट करें और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले हम सभी को मालूम है कि 72वीं बीपीएससी का जो एग्जाम बेसिकली डेट, प्रीलिम्स एग्जाम डेट जो क्लैरिफाई किया बीपीएससी ने, वो 27 जुलाई, है ना, 2026 को है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, आप सभी को मालूम है बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम लोग को मालूम है कि मानसून का टाइम भी रहेगा 27 जुलाई 2026 को, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन का डेट ये एक्सटेंड हो, लेकिन ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये डेट अभी उसी तारीख को, यानी उसी तारीख को भी बीपीएससी अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लेने वाली है। हमें यही मान के चलना है। वो एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे, उस समय की स्थिति और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा 27 जुलाई 2026 को एग्जाम हो रहा है और उसके अनुसार हमारे पास क्या सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, जो भी मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी डिस्कशन करूंगा, जो आपको बताऊंगा, ये मैं मान कर चलूंगा कि आप बहुत बेसिक से तैयारी कर रहे हो, यानी आपकी जो तैयारी है बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रही है। मैं यही बेसिकली मानकर चलूंगा। तो सही स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बीपीएससी को लेकर? देखो, सबसे पहले ये है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है, हम सभी को मालूम है 27 जुलाई को है। ठीक है, हम अपने एग्जामिनेशन को 3 फेस में डिवाइड करेंगे। फेस 1 हमारा होगा, है ना, फेस 1 जिससे हम फाउंडेशन कहेंगे। ठीक है, जिसमें बेसिकली हमारा जो फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, या यूं कह लीजिए कि फर्स्ट रीडिंग पे होगा, है ना, फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, और मैं ये मान के चलूंगा कि आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, सो फर्स्ट रीडिंग ये बेसिकली होगा। इसके बाद हमारी जो दूसरी फेस होगी वो बेसिकली फेस 2 होगा, है ना, जिसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना। सो हम बेसिकली जो हमने फर्स्ट रीडिंग में पढ़ा है उसी का हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाने वाले हैं। थर्ड रीडिंग जो होगी हमारी, यानी फेस 3, है ना, ये हमारा फाइनल रिवीजन होगा। ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन, है ना। और इस दौरान हम पूरी तरीके से अपनी जो भी हमने फेस 1 फेस 2 के दौरान जो भी पढ़ा उसके कंसोलिडेशन पे फोकस करेंगे। और इसके बाद हम पूरी तरीके से फेस 3 यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम रेडी हो जाएंगे। जो हमारा फेस 1 का टाइम होगा, यानी आज अगर हम मान लेते हैं कि हमारा 23 जुलाई है, माफ कीजिए 23 हमारा अप्रैल है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये जब वीडियो आपको मिलेगी तो आप एक दिन बाद, यानी अगर मान लीजिए वीडियो आपको 23 अप्रैल को मिलती है, तो आप अपनी तैयारी 25 के बाद ही शुरू करेंगे, 25 को शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन तो आप सोचने के लिए समय लेंगे ही लेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 25 अप्रैल से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो 25 अप्रैल से लेकर, है ना, तो फेज 2 का जो टाइम है 25 अप्रैल से लेकर, ठीक है, इसको हम लोग रखेंगे बेसिकली 15 जून तक। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फेज 2 होगा वो 15 जून से लेकर होगा हमारा 15 जुलाई तक। ठीक है, और ये जो हमारा फेज 3 होगा बेसिकली 15 जुलाई, यानी आप मान लीजिए 16 जुलाई से लेकर हमारा होगा 24 जुलाई तक। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे, जैसे होता क्या है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग में आप पढ़ते हो तो काफी समय लेते हो, सेकेंड रीडिंग में आप उससे कम समय लेते हो, और लास्ट रीडिंग में आप क्या करते हो कि आप उससे भी कम समय लेते हो। सो नाउ दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी, यही होना ही चाहिए, है ना। कई बार क्या बच्चे करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में जितना समय ले रहे उतना ही रीडिंग का जो समय है या फिर रिवाइज करने का समय सेकेंड फेज में भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे थर्ड फेज में भी उतना ही समय ले लेते हैं। सो दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पैरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करके चलना है। तो अभी सबसे पहले आपको एक लमसम आइडिया लग गया। ये मैं बेसिकली 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। ठीक है ना, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी मेंस का हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर कोई कैंडिडेट पहले भी तैयारी कर चुका है बीपीएससी का और उसकी बेसिक्स क्लियर है, तो उसको अभी मेंस भी साथ लेकर चलना चाहिए,
यानी मई के लास्ट तक वो मेंस को भी साथ साथ लेकर चल सकता है। अगर मान लो 8 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है या जितनी भी आर स्टडी कर रहा है, तो उसका टारगेट ये होना चाहिए कि डेली बेसिस पे 30 जो परसेंट उसके जो टाइम है वो मेंस पे जानी चाहिए, बाकी का 70% प्रीलिम्स तक। ये मई लास्ट तक है, उसके बाद उसको अपनी बेसिकली जो फोकस करना चाहिए कंप्लीटली प्रीलिम्स के लिए करना चाहिए। तो ये तो उन बच्चों के लिए जो पहले से अपनी कंप्लीट कर चुके हैं कुछ ना कुछ। मैं ये बेसिकली स्ट्रेटजी उन बच्चों को बता रहा हूँ जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभी आपको मेंस का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद यू विल हैव द इनफ टाइम कि आप मेंस की तैयारी कर सके। आप एक 18वीं बीपीएससी को देख लो, इन्होंने प्रीलिम्स कब लिया था और इसके बाद रिजल्ट कब आया और मेंस का एग्जामिनेशन कब हुआ, तो बहुत ज्यादा समय मिल गया। तो आप इसमें मेंस की प्रिपरेशन को लेकर टेंशन मत लें, प्रीलिम्स के बाद वैसे भी आपको ज्यादा समय मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए फोकस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फेस होगा, अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो जो हमारा फेस 1 है ना, ये फेस 1 जो है हमारा, इस फेस 1 में आप ये कोशिश करो कि आपकी जो डेली रूटीन हो, वो डेली रूटीन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। अभी ये बताओ बच्चों कि लगभग 150 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ रही है ना, 150 क्वेश्चंस आ रही है। इस 150 में मैं मान के चल रहा हूं 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गूगली क्वेश्चन होते हैं, जो लगभग किसी से सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें से लगभग 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले एरिया से है, जो ये एक जैकपॉट है। यानी इसके लिए आपको डेली 30 मिनट जो है आपको मेहनत करना होगा। डेली 30 मिनट आप इवनिंग के टाइम कर लो या किसी भी समय आप मेहनत करो। और इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको जितना भी लास्ट ईयर में प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसी का प्रैक्टिस करना है। प्लस आप यूपीएससी का सीसेट का, है ना, थोड़ा सा टफ लेवल का आप बना सकते हैं। यानी यूपीएससी सीसेट का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैथ और रीजनिंग वाली जो क्वेश्चन है उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा आप उसको कर लेना। अगर बहुत ज्यादा वीक हो तो कहीं क्लास ले लो, नहीं तो अगर आपकी लमसम ठीक है इस एरिया में, रीजनिंग मैथमेटिक्स वाले एरिया में अच्छा हो, तो आप इतना एटलीस्ट कर लेना। ये 30 मिनट डेली की आपकी रूटीन होनी चाहिए। तो चलो, हमारा ये मालूम चल गया कि 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से आ रही है। बाकी का हमारा यहां पर 130 जो क्वेश्चन हैं, हमारी रूटीन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे इन 140 क्वेश्चंस पे हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। रूटीन यही होता ही है कि आप जितना क्वेश्चन 140 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो, लेकिन डेली बेसिस पे आप कितना इनपुट, कितना कदम उठा रहे हो उस 140 क्वेश्चन को डील करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा जो आपको बताने वाला हूं। मान लो यहां पर, है ना, सबसे पहला चीज कि हमें टारगेट करना 140 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डेली बेसिस पे आपकी रूटीन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप 140 को टारगेट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10 इयर्स का जो पीवाईक्यू है, ठीक है, 10 इयर्स के जो पीवाईक्यू है उसके सभी ऑप्शंस का आपको नोट्स बनाना होगा। जब आप ये कर लोगे तो यू विल रियलाइज कि यहां से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, वर्स्ट कंडीशन में 30 क्वेश्चन यहां से टकराएंगे आपके। मतलब ये बहुत खराब कंडीशन में कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है आपका बुक रीडिंग, यानी अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि इकोनॉमी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर। तो ये जो करोगे, अलग अलग जो भी मटेरियल आप कहीं से भी मार्केट से घटिया मटेरियल उठा लो आप, है ना, अगर खाली पीवाईक्यू के बेस को समझ चुके हो, सिलेबस अगर समझ चुके हो, तो आपको जो है बुक रीडिंग से आप 55 क्वेश्चन वर्स्ट कंडीशन में सॉल्व करोगे। 55 क्वेश्चंस, इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। मैं ये कहूंगा कहीं भी इंस्टीट्यूट लेने की जरूरत नहीं, लेकिन तब आप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले जब आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत कमजोर हूं, आई यू गेटिंग द पॉइंट, तो इस स्थिति में कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे या इंस्टीट्यूट कहीं भी ज्वाइन करेंगे, तो वहां से भी आपको 55 to 60 क्वेश्चन को आराम से रेडी करवा दिया जाता है। तीसरा जो हमारा गोल होगा कि भाई डेली बेसिस पे हम घटना चक्र करें। और घटना चक्र की एक अच्छी बात मैं ये बता रहा हूं कि यहां से अगर आप ये करते हो तो यहां से भी 30 क्वेश्चंस के अराउंड मिनिमम क्वेश्चन टकराता है, यानी कई बार रिपीट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये डेली बेसिस पे आपको करना है, ये प्रूवन है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहा हूं। जब आप नोट्स बनाओगे ना पीवाईक्यू का, पिछले मान लो 8 ईयर का बनाओगे, तो 9वें साल का जब बनाने जाओगे ना, आप देखोगे कि 8 साल का जितना भी आपने नोट्स बनाया था ऑप्शन का, उससे आपका 9वें साल का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा आपका। देन यू विल रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसका नोट्स बनाना है। जब तुम ये तीनों चीज कर लोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि तुम आराम से एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करके, है ना, एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करके तुम 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। मतलब ये भी वर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूं, है ना। 20 क्वेश्चन जो है
आराम से सॉल्व कर लेंगे। और ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है बेसिकली, ये नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा सुटेबल बैठता है। अब तो बीपीएससी की अच्छी बात है कि अधिकतर क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछने लगे हैं, तो यहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करके काफी क्वेश्चन सही की जा सकती है। तो भाई ये बताइए कि ये वर्स्ट कंडीशन है। अब डेली बेसिस पे आप मुझे बताओ 30 प्लस 55, 85 और 30 कितना हुआ? 115 और 20 135 आपका हो गया। ठीक है, 135 हो गया। चलो मैं यहां पर और इसको घटा देता हूं, 15 कर देता हूं मैं, है ना? तो 15 हो गया। तो आप ये देखोगे कि लगभग 130 क्वेश्चन पे आप डेली हार्डवर्क कर रहे हो, है ना? 130 क्वेश्चन पे आप डेली हार्डवर्क कर रहे हो और कुछ नहीं करना है आपको। आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है, आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं कि डेली बेसिस पे अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, तो अगर मान लो फुल टाइम भी कर रहे हो तो आप 7 से 8 घंटा नहीं दोगे आप। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 4 से 5 घंटा, या फिर हाउस वाइफ भी है तो 4 से 5 घंटा देंगे आप। ठीक है, अगर आप फुल टाइम है तो आपको यहां पर इस पे आपको पीवाईक्यू का नोट्स बनाने के लिए 1 आवर आपको देना चाहिए कंप्लीटली डेडिकेट होकर, और 1 आवर में 10 क्वेश्चन का नोट्स आपको बनाना चाहिए। मैं इस पे आऊंगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन का, और इस प्रकार आपके 40 टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके बाद बुक रीडिंग में आपको जो है कम से कम 2.5 घंटा आपको देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद घटना चक्र को भी आप 2.5 घंटा दो। ठीक है, और इस प्रकार आप अगर आते हैं यहां पर एलिमिनेशन टेक्निकली, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से समय नहीं देना है ना? ये जब आप कर लोगे ना तो अपने आप ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बेसिकली एक चीज और बताने वाला हूं, थोड़ा रुक जाएंगे आप, है ना? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आपको समझना है कि डेली रूटीन में बता रहा हूं आपको करना है इतना, एलिमिनेशन टेक्निक अपने आप डेवलप हो जाएगा। पांचवा जो चीज करना वो है आपको ब्रेनस्टॉर्म, यानी जब आप डेली रूटीन कंप्लीट करेंगे तो आप आराम से कभी भी चेयर पे बैठ जाए और चेयर पे बैठ के सोचें कि भाई आज हमने जो पढ़ा क्या वो बीपीएससी के डिमांड के अनुसार था, क्या वो प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए डेली बेसिस पे, क्या मैं वो प्रोडक्टिविटी फुलफिल कर रहा हूं, क्या मैं प्रोडक्टिव स्टडी मैंने किया है, क्या मैंने कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन के साथ तैयारी किया है मैंने, क्या मेरी डिस्ट्रैक्शन जीरो रही है, क्या मैं स्क्रीन टाइमिंग मेरा कम रहा है। तो आप इन सभी चीजों को फोकस करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग इस समय पे करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान आप ये भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि जो 2 घंटा आपका एग्जामिनेशन का होगा उस समय आप कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, कि आप बेस्ट तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्म करें। और याद रखिएगा, दिल्ली में या फिर अलग अलग जो सिटीज में इवन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो खूब नॉलेज रख लिया, इसके बाद भी एग्जाम उसको नहीं निकल रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसको आर्ट नहीं मालूम है। सो प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग, है ना, प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग इज एन आर्ट, ये याद रखेंगे आप। पेपर सॉल्विंग इज एन आर्ट, है ना, इज एन आर्ट, ये एक कला है और ये एक एटीट्यूड भी है, मतलब आपको माइंडसेट रखना होगा। प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग का एक आर्ट है ये बेसिकली। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा, आपने देखा होगा कई ऐसे बच्चे कम नॉलेज होने के बावजूद भी वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको एटीट्यूड, उनको आर्ट मालूम है कि वो कला क्या है, जिसका एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है उसका दोबारा जो है नहीं रुकता है। यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर आर्ट, यानी वो कला आपको सीखना होगा। ठीक है, वो एटीट्यूड डेवलप करना होगा प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग का। प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग की पूरी जो स्ट्रैटेजी है आपको मालूम होना चाहिए। आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने से पहले प्रीलिम्स को आपको अपने माइंड में बीट करना होगा। तो ये चीज पे आपको काम करना है इन ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पीरियड में, और इसके लिए आपको 2 घंटा नहीं देना है, इसके लिए आप मात्र 20 मिनट्स दो, है ना, 20 से 30 मिनट दो, इतना इनफ होगा। ठीक है, अभी आपको मेंस के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है रीजनिंग का जो और एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए भी 30 मिनट दे रहे थे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जब आप ये कंप्लीटली एड ऑन करोगे बच्चों, तो आप पाओगे कि जो टोटल यहाँ पे टाइम है डेली बेसिस पे आप कितना दे रहे हैं, है ना, 3.5 घंटा, और इसके बाद 5.5 घंटा, है ना, और 6.5 घंटा, लगभग आप 6 hours 45 minutes, है ना, आप दे रहे हो, है ना। 5 2 7 हो गया, है ना, 5 1 6 7 7 hour 15 minutes आप दे रहे हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी रूटीन जो है इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, 15 मिनट्स। और अगर मान लीजिए आपने कहीं मेंटोरशिप ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर आप 45 मिनट से इससे ज्यादा मत करें आप। ठीक है, तो 8 आवर का आपका रूटीन तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो 8 आवर का आपका हो गया। देखो एक चीज और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे बच्चे होंगे जो हाउस वाइफ होंगे या फिर वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, तो उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है
कि आप करना तो आपको सब है, लेकिन आपको क्या करना है कि आप इसी को थोड़ा घटा देंगे। जैसे आप 30 मिनट्स में आप 5 क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे, इसके बाद आप यहां पर इसको घटा के 1 आवर 30 मिनट्स करेंगे, है ना? ठीक है। इसके अलावा आप घटना चक्र को भी कम समय देंगे। आप यही करना है आपको। अब बोलोगे सर ऐसे तो फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे सर फुल टाइम वाले कैंडिडेट से। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि जो फुल टाइम वाला कैंडिडेट है, देखो पहले तो ये समझ जाओ कि कोई भी कैंडिडेट 6 घंटा ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता। अगर पढ़ भी रहा है तो उसके बाद उसके दिमाग में घुसेगा नहीं। मेडिकली प्रूवन है कि आप 6 घंटा ज्यादा आपका माइंड काम करता ही नहीं है। अब जो बच्चे यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल हैं या हाउस वाइफ है, उनको डेली बेसिस पे उनको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मतलब डेली टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए उनको। मतलब 4-5 घंटा फोकस करो, लेकिन आप अपनी जो स्टडी है फोकस ये करो कि आप वीकली करो। नहीं, वीकली आप टारगेट रखोगे 35 आवर्स से लेकर 40 आवर्स की आपकी स्टडी होनी चाहिए, है ना? तो उसके अनुसार आप देख लो कि भाई आपने वीक में अगर मान लीजिए 7 आवर दिया है पीवाई क्यू नोट्स के लिए, तो इसमें आप 7 आवर इसमें दे दो। फिर इसके बाद आपने बुक रीडिंग के लिए दिया है, तो आप वीक में टारगेट करो कि आप लगभग 17-18 आवर आप दीजिए बुक रीडिंग है यहाँ पर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे कैलकुलेट करके आप ये कर सकते हैं। ये वर्किंग प्रोफेशनल हाउस वाइफ्स के लिए है। फिर इसका आप यहाँ है तो आप इसको ऐसे ही जोड़ लो, ठीक है। आप हो सकता है आपको लगेगा कि सर जोड़ने के बाद ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे 40 आवर्स कर दो। भाई संडे को तो टाइम है ना आपको, संडे को ज्यादा पढ़ लीजिए आप। या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि टू द पॉइंट चैप्टर्स पढ़ के आप निकले, है ना? आप ज्यादा इरेलेवेंट चैप्टर्स ना पढ़ें आप, है ना? क्योंकि अगर आपके पास समय कम होता है तो आपको मालूम होता है कि कम समय में अच्छी प्रोडक्टिविटी कैसे लानी है। तो यू शुड वर्क ऑन दिस। तो अभी मैं बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए क्या बेटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग सेशन में लाऊंगा। उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा। अभी हम लोग बेसिकली उन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं जो फुल टाइम तैयारी कर सकते हैं और जो शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो 72वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये आपको स्ट्रैटेजी मालूम चल गया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज और कहूंगा कि अभी आप लास्ट टाइम पे कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा फॉलो मत कीजिए, किसी भी टीचर को फॉलो मत कीजिए। बस इतना याद रखिए, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन निकालनी है, फिर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना, यू आर इनफ टू क्वालिफाई। बस एक मेंटोर होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? सो ये चीज आपको बेसिकली फॉलो करना है। अब इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि सर ये तो चलिए आपने एक टाइमलाइन बता दिया, तो ये हमें फॉलो करना है फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज का कैसे होगा? सेकेंड फेज में मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले फर्स्ट फेज को डिस्कस कर लेते हैं। भाई पहले तो ये देखो, अब पीवाईक्यू का नोट्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि लगभग एक साल में 150 क्वेश्चन आ रही है। 20 क्वेश्चन रफ आइडिया लेकर चलो करंट अफेयर का, जो कि इरेलीवेंट हो जाएगा, उसका नोट्स नहीं बनाना है। 3 क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला सेक्शन, उसका भी नहीं बनाना है, तो 120 बचा। आप पाओगे कि इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया है, तो बचा 110, है ना? अब पिछले अगर 10 ईयर का लोगे तो आप पाओगे कि लगभग 1100 क्वेश्चन हो गई। और आप रफली लेकर चलिए कि 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में आता था, पहले 5 भी होता था, लेकिन मैं रफली एवरेज लेकर चल रहा हूं 4, तो आपके पास हो गया 4400 टॉपिक्स। आप बुक का नोट्स बनाओगे तो धरा का धरा रह सकता है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाओगे इसका, है ना, जो क्वेश्चंस का है, तो ये टू द पॉइंट नोट्स होगा। मतलब इससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकता है। कई बार ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है यार ये टफ प्रोसेस है इसलिए इसको छोड़ देता है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, इफ यू आर इग्नोरिंग दिस वन, यू आर गोइंग टू प्लान हाउ टू फेल इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू लीव दिस वन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वैसी चीज है जो आधी से मतलब 90% जनता कर ही नहीं रही है प्रीलिम्स निकालने के लिए, और आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। और एक चीज याद रखेंगे कि हमारी जो पढ़ाई होगी ना, जो हम लोग डेली स्टडी करेंगे, 40% हमारा फोकस होगा रीडिंग पे और 60% होगा प्रैक्टिस पे, ठीक है? बच्चे यही गलती करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हैं। आपकी ये फोकस होनी चाहिए कि आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो, ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग इज एन आर्ट। मैंने बार बार कहा, आप लाख पढ़ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा जो अपनी तरीके से स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और अपनी तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको खुद ही अपनी बोझ उठानी होगी, खुद ही प्रिपरेशन की बोझ उठानी होगी। आपको किसी टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। टीचर से आप मेंटोर ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू हार्ड वर्क, ठीक है? चलिए, तो एक हो गया। आपको क्या करना है यहां पर कि आपकी ये गोल होनी चाहिए। मान लीजिए कि 4400 टॉपिक्स हो गई। अब मान लीजिए ऐसे ही कोई आपकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसी कोई क्वेश्चन है, ठीक है? तो एबीसी मान लीजिए जो भी है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन है। आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि इन चारों ऑप्शन का आप नोट्स बनाएं, ठीक है? और नोट्स में आपको कोशिश करना है कि टू द पॉइंट नोट्स बनाओ।
है ना। इरेलेवेंट चीजों को नोट्स में नहीं लिखना आपको, जो एग्जाम में आ सकते उसी का बनाना, और ये आप गूगल करके बना सकते हो आप, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप करेंगे तो डेली आपको क्या करना है कि डेली 10 क्वेश्चंस का आपको बनाना है, ठीक है ना। डेली 10 क्वेश्चंस का बनाना है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, तो डेली आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चंस का बनाना है 1 आवर लगा के, 1 घंटा लगाकर आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी लिख दिया था, आप क्या करेंगे, जैसे बुक रीडिंग है तो आपके पास जैसे साइंस हो गया, जो सबसे टफ सब्जेक्ट है आपको, है ना, जो टफ सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको लेकर चलो। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसका वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है। इकोनॉमी हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, है ना। फिर इसके बाद आपका हो गया इसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया इवन, है ना। फिर मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस के लिए तो लूसेंट इनफ है। करंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिस पर नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, आप खाली स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण पे डिपेंड रह सकते हैं आप लास्ट टाइम पे, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद साइंस के लिए, जैसा कि अभी एडीयू में एग्जाम, एडीयू में बहुत सारी क्वेश्चंस आए तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि ये सर बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया 11th क्लास के साइंस से। आई विल टेल यू कि देखो 11th क्लास के साइंस से पूछा है तो थोड़ी ना आप 11th क्लास का बुक पढ़ने जाओगे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशो भी देखो आप, है ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि आप अगर यहीं वहीं से सारा क्वेश्चन आ ही जाता 70% या 60% क्वेश्चन, तो हम 11th-12th का कंसिडर कर सकते थे। लेकिन उसकी जगह ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप 1-2 क्वेश्चन के लिए 11th-12th के क्वेश्चन को ना पकड़ें आप। हाँ, ये माइंडसेट जरूर बनाकर चलें कि आपके एग्जामिनेशन टफ होने वाली है, यूपीएससी लेवल की भी क्वेश्चन आ सकती है। मैंने 6 महीने पहले ये कंसिडर किया था, मैंने कई बच्चों को बोला था कि देखना एडीयू की एग्जामिनेशन टफ होगी, बच्चों को रुला देगी, बट कई इंस्टीट्यूट्स नहीं मान रही थी और अल्टीमेटली हमारे बच्चों ने बता कि नहीं सर आपने जो भी कहा था वो हुआ। तो मैं कह रहा हूं ये लिख कर रख लो, इस बार बीपीएससी की एग्जाम भी टफ होने वाली है। बहरहाल पॉइंट पे आइए। साइंस को अभी जैसे अगर आप देखें हमारे पास कितने दिन है, लगभग अगर मान लो कि 25 अप्रैल से आप जोड़ लो, है ना, 15 जून, तो इधर 30 डेज हो गया, 35 एंड 50 डेज। अब बच्चों 50 डेज में क्या करना है आपको ना, कि आपको साइंस को देना है 10 डेज, ठीक है। हिस्ट्री को दो 10 डेज, ठीक है। इकोनॉमी को दो आप 8 डेज, इसको भी 10 डेज दे दो क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वीक है। ज्योग्राफी का 8 डेज, ठीक है। मैं तो बोलूंगा इकोनॉमी को ज्यादा समय नहीं देना क्योंकि ना टू द पॉइंट चैप्टर्स आपको पढ़नी है, तो आप इसको भी 8 डेज दीजिए, ठीक है। साइंस में भी टू द पॉइंट पढ़ना है, 10 डेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। आपका अगर कमजोर है तो आप ज्यादा समय दे सकते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल में ना आप सिर्फ 4 डेज देकर कर लोगे। बोलोगे सर बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं सर, कैसे कंप्लीट होगा। आई विल टेल यू कि यही आपको समझना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की सारी चैप्टर्स नहीं पढ़नी है, देयर आर 17 चैप्टर्स जिसको आपको पढ़ के जाना है। जैसे पार्लियामेंट हो गया, पंचायती राज हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, यहीं से क्वेश्चन ही आ रहा है। मैं ऐसे 17 चैप्टर्स का आपको लिस्ट दे दूंगा, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना, पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आप पहले समझिए, कई बार क्या बच्चा होता है कि सिटीजनशिप भी पढ़ लिया, नागरिकता भी पढ़ लिया, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो क्यों आप पढ़ोगे उसको, है ना। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद करंट अफेयर के लिए आप लास्ट समय पे, हालांकि अगर आप जैसे प्रतियोगिता दर्पण स्पीडी वगैरह आ रहा है तो डेली भी आप इस पर 30 मिनट फोकस कर सकते हैं, डेली इस पर, है ना। तो इसका तो आप समय निकाल दीजिए। पॉलिटी के लिए 8 डेज, ठीक है। तो हो गया हमारा 18 और 8 हमारा हो गया, ठीक है, 26, 34, 38 और 8 हो गया आपका 46, ठीक है ना। 46 थोड़ा देख लेंगे कैलकुलेशन करके। 46 मिसलेनियस के लिए आपको कुछ करना नहीं है, वही लूसेंट वगैरह या फिर करंट अफेयर से भी हो जाता है, तो 46 में मान के चल रहा हूँ। और इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 4-5 दिन ऐसी आएगी जिस दिन आप पक्का है कि पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, तो उस दौरान आप इन सभी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये करंट अफेयर के लिए आप डेली टाइम दे सकते हो 30 मिनट्स। और आपको कहाँ से देना है, देखो प्रतियोगिता दर्पण का आते रहता है ना, कुछ महीनों का, तो प्रतियोगिता दर्पण पे आप 30 मिनट्स दे सकते हैं आप, है ना, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो उस पर आप दे सकते हो। चलो ये हो गया, तो 30 मिनट्स आप यहां पर इसको डेडिकेट कर सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण को। मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण पीडी को आप 30 मिनट डेली दे देंगे तो लगभग आपका ये 8 घंटा पकड़ लेगा आपका स्ट्रेटजी। और 8 घंटा कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब देर आर 4 मंथ एंड यू कैन डू इट। इतना तो आपको डेडिकेशन, इतना तो त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो जब ये करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उतने प्रश्नों को रेडी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप ये कोशिश करें कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और यहां पर आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करेंगे
आप वीकली टेस्ट दें, ठीक है, वीकली टेस्ट हो और वीकली टेस्ट में जो भी क्वेश्चन हो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हो जो बीपीएससी के बोर्ड मेंबर्स ऑलरेडी बना चुके हैं वो, यानी जो बीपीएससी के जो मेंबर्स हैं जो पहले क्वेश्चन सेट करते थे, है ना, अगर कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो, है ना, जैसे हमारे यहाँ सारे क्वेश्चन वही लोग बना रहे हैं जो पहले बीपीएससी का क्वेश्चन बना चुके थे, अब वही लोग डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए देखेंगे कि सारी क्वेश्चन टकराती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप बीपीएससी की, है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कहीं पे भी जो आपको अच्छा लगे, और आप क्या करें कि वीकली दें वो, ठीक है, देने के बाद उसका प्रॉपर डिस्कशन मांगे, ठीक है, कम नंबर आ रहा है प्रॉपर आप पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी मांगे आप वहां से, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है। आपका ये गोल होना चाहिए कि एग्जाम के पहले आप 35,000 मिनिमम क्वेश्चंस को आप डील कर लें आप, ठीक है, 35,000 क्वेश्चंस, ठीक है, सो दैट कि आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस हो कि आप अच्छे से एग्जाम निकाल पाओ। देखो कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम कैसे जाने कि हमारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं। आप देखो सबसे अच्छी बात है कि भाई लास्ट समय अगर तुम्हें सोते वक्त अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम सुकून से सो रहे हो, अगर तुम्हें सुकून वाली सेटिस्फैक्शन वाली नींद आ रही है, तो तुम्हारी एग्जामिनेशन की तैयारी डेली बेसिस पे अच्छी चल रही है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन इन सभी रूटीन को फॉलो करने से पहले डेली बेसिस पे जब सुबह उठना, तो कल जो पढ़े वैसे ही उसको 10-15 मिनट देख लेना। ये सब रूटीन जब फॉलो करना, रात को सोने से पहले जो दिन भर पढ़े उसको ऐसे फटाफट देख लेना, ये डेली करना है। जब तुम्हारा संडे आता है तो वीकली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन में 1 घंटा निकालो कि पिछले 6 दिन में तुम क्या पढ़े थे। फिर जब तुम्हारा मंथली रिवीजन हो तो मंथ का 1 दिन तुम इसलिए डेडिकेटेड रखो कि पिछले मंथ में जो पढ़े थे उसको फटाफट देख लेना है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि पढ़ रहे हो लगातार भूल रहे हो, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट रीडिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो, सेकंड और थर्ड रीडिंग में हमारा फोकस होगा कि भाई हम याद करेंगे, और याद रटंत विद्या से नहीं करेंगे, फोटोजेनिक मेमोरी से करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे फोटोजेनिक मेमोरी मतलब तुमने मान लो समथिंग तुमको याद करना है, सुबह उठो उसको डेली 10 मिनट देख लो, ये 10 दिन तुम करके देखो, 11वें दिन वहां से मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारा सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोटोजेनिक मेमोरी। तो इसको प्रेशर नहीं देना है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, इसको आपको प्रेशराइज नहीं करना रटंत विद्या में। अगर तुम करके भी गए ना तो एग्जाम में जैसे तुम क्वेश्चन देखोगे भूल जाओगे, ऑलरेडी तुम स्ट्रेस में रहोगे तो सिली मिस्टेक कर दोगे। जब तुम्हारा फोटोजेनिक मेमोरी ऑब्जर्वेशन से तुम याद करके जाओगे तो क्वेश्चन देखते तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक होगा कि यही हमारा राइट आंसर है। तो वैसे ही आपको बेसिकली रिवाइज करना है, टॉपर ऐसे ही करते हैं। अभी 10 एग्जाम के पीछे मत भागो, थोड़ा सेंट्रलाइज हो जाओ, ठीक है। अभी थोड़ा स्वार्थी बनो, सेल्फिश बनो एग्जामिनेशन के लिए, फोन को साइड रखो, डेडिकेट कर दो खुद को। चलिए, खाने पे बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जैसा न्यूट्रिशियस फूड लोगे वैसा ही आपका माइंड काम करेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको फोकस करनी है, तो ये तो हमारी चीज हो गई। तो जब आप इतना कर लेते हैं, तो इतना जब आप कर लोगे ना, तो अच्छा साथ ही साथ जब आप मान लो कि साइंस पढ़ रहे हो 8 डेज, तो साइंस के साथ साथ आप इसकी घटना चक्र भी सॉल्व करो, ठीक है। इकोनॉमी का घटना चक्र नहीं करना है, ठीक है। इकोनॉमी का घटना चक्र की जगह आप जब इकोनॉमी घटना चक्र करना तो कोशिश करना कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको मत करना, है ना, क्योंकि वो इकोनॉमी का अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है जो इरेलीवेंट हो जाता है ओवर द टाइम। इकोनॉमी में तुमको इकोनॉमी सर्वे बजट भी करना है, हिस्ट्री में एंशिएंट मिडावल और मॉडर्न करना है, साइंस का तो मैंने बता दिया 6 से लेकर 10 तक का करो, और बायो का लूसेंट कर लो, ठीक है। और इसके बाद किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले कोशिश करो कि यूपीपीसीएस कारो यारो या यूपीपीसीएस को सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, बीपीएससी की सीडीपीओ, बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर लो, तब तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। हालांकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेना, दैट वुड बी बेटर, ठीक है ना, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ट्रेंड के अनुसार तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा जब फेज 2 आता है, फेज 2 में तुम क्या करोगे, सेम रूटीन रखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने साइंस के लिए 8 डेज रखा था, 4 डेज कर दो, तुम्हारा ही होना चाहिए, ठीक है। और इस समय क्या करो कि रूटीन सब सेम रखो, लेकिन थोड़ा सा टाइम घटाते चलना है, ठीक है ना। और तुम्हारा उस समय तक पीवाईक्यू का नोट्स तुम्हारा बनते रहेगा। पीवाईक्यू का नोट्स तुम्हारा जाकर बनकर रेडी होगा तुम्हारा 1 जुलाई के आसपास। उसके बाद तुम पीवाईक्यू का जो नोट्स बनाना उसको डेली सुबह उठकर ऐसे 10-15 मिनट देख लेना, है ना। जब तुम 20 दिन तक देखोगे ना, 25 दिन तक, तो तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि तुम आराम से क्वेश्चन डील कर लोगे। घटना चक्र भी तुम्हारा तब तक एक रिवीजन हो जाएगा। तो घटना चक्र को भी तुम जब सेकंड रीडिंग में जाओगे तो उस समय इसी फटाफट एक बार देख लेना, समझ रहे बात को। जब तुम बुक पढ़ रहे हो तो सेकंड रीडिंग में जाना तो उससे कम समय लगाना, उसी के अनुसार मैनेज कर लेना जितना टाइम है। थर्ड रीडिंग में जाना तो उसी के अनुसार और समय घटा देना। हम समझ रहे हो ना बात को, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है प्रिपरेशन में कि सर इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन पढ़नी उस पर मैं एक सेशन ले लूंगा। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस है सेकंड थर्ड रिवीजन में आपकी चलती रहनी चाहिए। सेकंड थर्ड फेज में
पीडी भी सेकंड थर्ड फेज में चलते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड फेज खत्म होते होते आपका पूरा पीडी कंप्लीट हो गया, प्रतियोगिता दर्पण या एसपीडी, तो जो सेकंड हो आपका थर्ड फेज हो उसमें एक बार रिवाइज कर लेना इसको। रिवीजन में लाइन बाय लाइन मत करना, ऐसे ऊपर ऊपर एक बार देख लेना, है ना, क्योंकि सेकंड जब फेस में जाओगे तो तुम अंडरलाइन भी करोगे, जैसे साइंस पढ़ो तो अंडरलाइन करोगे, जो ऐसी चीज को अंडरलाइन करोगे जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये हमारे लिए बहुत जरूरी, एग्जाम में मुझे याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो तुम्हें याद है तुम उसको क्यों अंडरलाइन करोगे, है ना। तो जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि तब तक आप पीवाईक्यू इतना बार देख चुके होंगे कि वो आपकी समझ डेवलप हो जाएगी कि किसको अंडरलाइन करना है। तो एग्जाम के पहले, है ना, उसको सेकंड फेस में उसको तुम अंडरलाइन करो, थर्ड फेस में सिर्फ अंडरलाइन को पढ़ते चलना। तो तुम्हारा ऐसे रिवीजन करते हुए चलना है। इसके बाद आपका जो ये हो गया एलिमिनेशन टेक्निक, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। एलिमिनेशन टेक्निक जब तुम पीवाई की नोट्स बना लोगे तो उसी दौरान तुम्हारा डेवलप हो जाएगा एलिमिनेशन टेक्निक। हालांकि इसका मैं एक सेशन ले लूंगा, ठीक है। चलिए, बुक रीडिंग हो चुका है, सब हो चुका, ठीक है ना। ये सब जब तुम करोगे तो तुम सेकंड फेज में करने के बाद थर्ड फेज में जब तुम कर लोगे, हालांकि सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए मैं एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, पहले तुम फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लो, ठीक है। पहली बात आपको अपने मन में रखना है कि कॉन्फिडेंस इज द की, पॉजिटिव एटीट्यूड इज द की। आप इतना सोचो जिस कंडीशन में आप हो उस कंडीशन में कई ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम निकाल चुके हैं, तो अपने आप को आपको कमजोर नहीं समझना है, अपने आप को आप वैसे ही लेवल पे मानो। ये बस समझ जाओ कि भाई मैं जिस कंडीशन हूं मेरे से भी खराब कंडीशन में लोगों ने एग्जाम निकाल लिया है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आ रहा है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने नहीं आ रही है, आपको ये नहीं पता कि प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग एटीट्यूड क्या होता है, प्रीलिम्स आर्ट जो है, जो पेपर सॉल्विंग जो एटीट्यूड है उसका आर्ट हमको कैसे डेवलप करना है। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, आप बहुत परेशान, आपको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा। तुम्हें कमी है सिर्फ एक मेंटोर की और स्ट्रैटेजिस्ट की। अगर तुम्हें वो मिल गया और जो तुमको कहते गया सिर्फ तुम वो कर लो, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। यानी जो आपका मेंटोर आपको कह रहा है उसको कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहरहाल, तो हमने ये देख लिया फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, लेकिन ये तो सिर्फ एक नॉलेज पार्ट हुआ। नॉलेज तो आपको जो है वो तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। इसके लिए डेली आप योगा कीजिए 10-15 मिनट, 20 मिनट, अच्छी फूड लीजिए, दाल भात वही नॉर्मल, और क्या, इससे ज्यादा आपको क्या ही खाना है ना। तो फास्ट फूड या जंक फूड से बचिएगा। इसके अलावा ज्यादा किसी से बातचीत मत करो, सोशलिस्ट मत बनो, है ना, थोड़ा अलग होकर चलो, थोड़ा खुद में बिल्ड रखो अपने आप को। थोड़ा सा डेली 30 to 40 मिनट्स नॉन बीपीएससी आवर निकालो, जिसमें बीपीएससी से कोई लेना देना ना, उस समय तुम खूब हंसो खेलो, अपनी हॉबी को एंजॉय करो, क्योंकि जितना कूल माइंड रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है वो माइंड। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। एट द एंड ऑफ द डे मेरी एक ही सलाह रहेगी कि आप अपने आप में याद रखिएगा कि आपको एक डेडिकेशन के साथ इस तैयारी के साथ चलना होगा, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस ये मत सोचो कि मैं इस कंडीशन में मेरे से नहीं निकल पाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। और महात्मा गांधी कहा करते थे कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे पहले अगर तुम्हें कोई चीज बनना है तो वैसा तुम सोचना शुरू करो, मैनिफेस्टेशन करो, वैसा तुम विचार करोगे, तुम बन चुके, तुम बनोगे, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, और तुम अपनी फ्यूचर के निर्माता खुद हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए, हमने सेशन एक बेसिकली डिस्कशन किया, कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर अगर डिस्कशन होने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। और जो भी आपको किसी प्रकार की इश्यू हो, वैसे हमने जो भी इसमें बोला है कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जरूर उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए, मिलते हैं, धन्यवाद। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।